जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के सभी क्वेश्चन को डील करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और अंत तक अगर आप लोग वीडियो का बना रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि 5 नंबर आप लोग आराम से ला सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाबू देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण क्या है और इसके लाभ यानी इससे लाभ लिखें। देखिए वो ध्यान से कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद का उनके सूत्रों या संकेतों के द्वारा संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उनमें भाग लेने वाले जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनको आप किसके रूप में लिख दीजिए, उनके फॉर्मूला या संकेत के रूप में लिख दीजिए, तो यह कहलाएगा रासायनिक समीकरण। समझ में आया कि नहीं बाबू? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए, क्या कह रहा है बाबू कि हाइड्रोजन तथा, कौन बाबू, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी कौन कौन है बाबू, हाइड्रोजन और क्या है बाबू, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और क्या है बाबू, ऑक्सीजन। ये दोनों क्या करेंगे, क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे बाबू, जल का निर्माण करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पर क्या है बाबू, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं बाबू, अभिकारक। यानी तीर के पहले वाले क्या कहलाते हैं, अभिकारक, और तीर के बाद वाले क्या कहलाते हैं बाबू, उत्पाद। समझ में आया कि नहीं बाबू? तीर के पहले वाले क्या कहलाएंगे, अभिकारक, तीर के बाद वाले उत्पाद। अब ये जो अभिकारक है जिसमें कौन कौन भाग लिया है बाबू, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और साथ साथ क्या बना, जल। तो इन सब का यानी अभिकारक और उत्पाद का आप या तो संकेत लिखिए या उनके क्या लिखिए, सूत्र लिखिए। यानी हाइड्रोजन गैस है और किसके रूप में पाया जाता है बाबू, H2 के रूप में, तो लिख देंगे H2, कोई दिक्कत बाबू। प्लस में क्या है बाबू, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, किसके रूप में पाया जाता है, O2 के रूप में पाया जाता है, और क्या बन गया बाबू, H2O। तो ये जो हमने निरूपण किया बाबू, यही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाता है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया था, और ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पादों का उनके सूत्र या संकेत के द्वारा संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने क्या बोला बाबू, जैसे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, तो ये तो हम लोग के पास अभिक्रिया है, लेकिन इसमें भाग कौन कौन लिया बाबू, हाइड्रोजन और कौन बाबू, ऑक्सीजन, और क्या बनाए, जल। तो हाइड्रोजन का संकेत क्या हो जाएगा, H2, ऑक्सीजन का संकेत हो जाएगा O2, और क्या बन गया, जल। तो ये कहलाएगा, ये जो हमने फॉर्मूला के रूप में लिखा, तो ये कहलाएगा कौन बाबू, रासायनिक समीकरण। याद रहे कि नहीं याद रहेगा बाबू? तो रासायनिक समीकरण क्या बना, H2 + O2, और क्या बन गया बाबू, H2O। जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना, जल। तो ये कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाएगा बाबू, रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको समझ में आ रहा है वो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया जो भाग ले रहे हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगे, और जिनके चलते ये बन रहा है उनको किसके रूप में लिख दिया जाए, संकेत के रूप में या सूत्र के रूप में, तो यह व्यवस्था कहलाएगी रासायनिक समीकरण। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए, और इसको बैलेंस अगर करना होगा, देख लीजिए कितना हो जाएगा बाबू। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार है, 2 से गुणा कर दीजिएगा। हाइड्रोजन 2 दूना 4, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिएगा। तो ये है हम लोग के पास रासायनिक समीकरण। चलिए अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण के
प्रकार देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार में क्या है बाबू, सबसे पहले क्या आता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या आता है बाबू, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। एकदम आराम समझ सकते हैं। देखिए बाबू, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की संख्या क्या रहती है, समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी अगर जो भी रासायनिक समीकरण है उसमें एक बार आप अभिकारक की ओर देखिए और एक बार आप उत्पाद की ओर देखिए। अभिकारक में जो तत्व भाग ले उनकी संख्या उत्पाद में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या, यानी इधर हाइड्रोजन उधर हाइड्रोजन के बराबर, और मान लीजिए अगर ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के बराबर होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे संतुलित समीकरण। समझ में आया कि नहीं बाबू। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल के साथ क्या कह रहा है। देखिए एग्जाम्पल में कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग बात करेंगे क्या है बाबू, देखिए कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है बाबू CaCO3, याद रहेगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो क्या बनेगा बाबू, इधर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का हो जाएगा CaO, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, और क्या बनेगा बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया कि नहीं बाबू। अब हम लोग देखते हैं कि सर इधर अभिकारक और उत्पाद में क्या रिलेशन है तत्वों में। इधर देख रहे हैं बाबू, तो ये है आपके पास अभिकारक, ठीक है बाबू। और यहां आपके पास इधर जो है क्या कहलाते हैं, उत्पाद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, प्रोडक्ट। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बाबू, रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए इधर अभिकारक में कौन कौन सा तत्व आपको दिख रहा है। एक दिख रहा है बाबू Ca यानी कैल्शियम, एक C दिख रहा है यानी कार्बन, और यहाँ O यानी ऑक्सीजन। इधर भी देख लीजिए Ca, कार्बन और ऑक्सीजन। देखिए वो ध्यान से, इधर आप कैल्शियम देखिए कितनी बार है, Ca। क्या बगल में कुछ लिखा है, नहीं, तो कितनी बार है, एक बार। तो यहाँ कैल्शियम कितनी बार है, एक बार। इधर भी Ca कितनी बार है, एक बार। इधर देखिए वो कार्बन एक बार है, ऑक्सीजन कितनी बार है, 3 बार है। तो कार्बन हो जाएगा एक बार और ऑक्सीजन हो जाएगा कितनी बार, 3 बार। इधर देखिए वो कार्बन, यहाँ पे C दिख रहा है वो, C मतलब कार्बन, कितनी बार है, एक बार। ऑक्सीजन देखिए 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, तो 2 ये कितना हो गया, 3। आप ध्यान से देखिए बाबू, यानी अभिकारक और किसमें, उत्पाद में जो तत्व है उनकी संख्या समान दिख रही है। कैल्शियम 1, इधर भी कैल्शियम 1, कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, इधर ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन 3। अगर बराबर है तो ऐसे समीकरण को नाम दीजिएगा संतुलित, कौन बाबू, समीकरण। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि संतुलित समीकरण क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ क्या लिखें, उनका वर्णन करें। अब देख लीजिए बाबू, यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि संतुलित समीकरण क्या है। कहिएगा वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की संख्या क्या है, समान है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास आ रहा है बाबू असंतुलित। क्या आ रहा है, असंतुलित समीकरण। देखिए बाबू, असंतुलित क्या कर रहा है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की संख्या समान नहीं होती है, असंतुलित समीकरण कहलाता है। यानी जो भी रासायनिक समीकरण होगा उसमें अभिकारक और उत्पाद के जो सभी तत्व होंगे उनकी संख्या समान नहीं होंगी, तो क्या नाम देंगे बाबू, असंतुलित समीकरण नाम देंगे। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए देखिए, इस एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए, कौन है बाबू, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात किया है तो कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए कह रहा है कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देख लीजिए नाइट्रोजन गैस यानी N2
दिख जाएगा आराम से। और कौन गैस बाबू, हाइड्रोजन गैस, यानी कौन बाबू, H2। और ये क्रिया कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं बाबू, ये क्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है बाबू NH3, याद रहेगा। अमोनिया का फार्मूला कोई पूछेगा तो कहिएगा NH3 होता है, ठीक है यहाँ तक। अब चलिए यहाँ देख रहे हैं बाबू कि नाइट्रोजन कितनी बार है, N कितनी बार है, देखिए तो N है कितनी बार, 2 बार। और H देख रहे हैं बाबू तो H कितनी बार है बाबू, 2 बार। कोई दिक्कत है यहाँ तक। यहाँ N कितनी बार है, 2 बार, H कितनी बार है, 2 बार। अगर इस साइड हम लोग देखें बाबू तो N हम लोग के पास कितनी बार है, N हम लोग के पास देखिए बाबू N जो है कितनी बार है बाबू, N जो है बाबू 1 बार है। और H जो हम लोग के पास है कितनी बार, H कितनी बार, देखिए 3 बार। क्या आपको बराबर दिख रहा है बाबू, यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बराबर नहीं है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बराबर नहीं है। मतलब कोई भी तत्व, जोड़ने के सब भी बराबर नहीं है, कोई भी तत्व अगर बराबर नहीं दिखता है तो ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे असंतुलित समीकरण। यानी यहाँ पर कैसा समीकरण है बाबू, असंतुलित कौन बाबू, समीकरण, असंतुलित समीकरण। समझ में आया कि नहीं बाबू, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक संतुलित और एक असंतुलित। संतुलित में क्या था, अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों की संख्या क्या थी, बराबर थी। और असंतुलित में अभिकारक और उत्पाद में दोनों में तत्वों की संख्या, सभी तत्वों की संख्या समान नहीं होती है, तो उनको नाम देंगे असंतुलित समीकरण। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण के लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण के क्या लाभ होते हैं, बताइए। पहला लाभ क्या कह रहा है बाबू कि रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा बनने वाले उत्पादों का ज्ञान होता है। यानी जो भी रासायनिक समीकरण है उनसे इस बात का हम लोग का ज्ञान होता है कि कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन सा पदार्थ बन रहा है। यानी अभिकारक और उत्पाद के बारे में हम लोग को क्या लगता है, पता लगता है। पहला कंसेप्ट समझ में आया बाबू। दूसरा कह रहा है रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या का क्या होता है, बोध होता है। जो भी रासायनिक समीकरण है उनसे अभिकारक में भाग लेने वाले अणुओं या परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में बनने वाले अणुओं या परमाणुओं की संख्या के बारे में पता चलता है। तीसरा कह रहा है बाबू रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों की मोल संख्या ज्ञात होने पर उनकी द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण में जो भी अभिकारक भाग ले रहे हैं या उत्पाद बन रहे हैं तो उनकी अगर मोल संख्या मालूम है तो उनके द्रव्यमान को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि आप मोल संख्या पढ़े होंगे, दिया गया द्रव्यमान बट्टा आणविक द्रव्यमान, यानी मोल संख्या दिया हो और आणविक द्रव्यमान मालूम हो तो उसके द्रव्यमान को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा बाबू कौन संख्या, मोल संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, और बट्टा में क्या होता है बाबू उस तत्व या यौगिक का, तत्व का नहीं यौगिक का, कौन द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो इस तरीके से हम लोग द्रव्यमान के बारे में पता लगा सकते हैं। तो 3 यहाँ पे क्या है लाभ है। पहला अभिक्रिया से भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं और अणुओं के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा अगर उनके मोल संख्या मालूम हो तो उनके द्रव्यमान का हम लोग निर्धारण कर सकते हैं। तो ये था रासायनिक समीकरण से लाभ। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण क्या था, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है। ठीक है बाबू, रासायनिक समीकरण क्या था बाबू, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों के जो क्या है सूत्र की सहायता से या उनके संकेत के द्वारा निरूपण जो होता है रासायनिक समीकरण का होता है। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के, संतुलित और असंतुलित। संतुलित में अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या समान होती है और इनमें असंतुलित में उत्पाद और अभिकारक में तत्वों की संख्या समान नहीं होती है। ठीक है बाबू, और इनसे लाभ आपने देख लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ।
अब हम लोग के पास आ रहा है बाबू कि निम्न को क्या करें, परिभाषित करें। सबसे पहला हम लोग के पास अभिक्रिया आ रही है जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा नाम है बाबू, संयोजन अभिक्रिया नाम है। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी देखिए ध्यान से, संयोजन अभिक्रिया क्या कर रहा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी दो तत्व आपस में मिलेंगे और किसी नए तीसरे तत्व का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत बाबू? यानी इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या याद रखिएगा बाबू, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि A+B क्या होगा बाबू, यहां लिख देते हैं बाबू A+B मिलेंगे, A+B मिलेंगे और किसका निर्माण कर देंगे, AB का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो यह अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। यानी दो तत्व आपस में जुड़ रहे हैं या दो यौगिक आपस में जुड़ रहे हैं और एक नए यौगिक का क्या कर रहे हैं, निर्माण। तो दोनों का जुड़ना क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। इसमें आपको याद रखना है ये क्या कहलाता है बाबू, अभिकारक, और जो बनता है क्या कहलाता है, उत्पाद। समझ में आया? अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। यानी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बाबू, H2, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, O2, और क्या बना दिए बाबू, जल यानी H2O का क्या कर दिए, निर्माण कर दिए। बैलेंस करेंगे तो ये दो बार है तो यहाँ 2 होना चाहिए और ये 2 दूना 4 हो गया तो 2 से क्या कर दिए, गुणा। अब देखिए दो तत्व यहाँ पे आपस में जुड़ रहे हैं और एक यौगिक किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, संयोजन क्या कहलाएंगी बाबू, अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं? पहली अभिक्रिया कि संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व आपस में जुड़ेंगे और एक नए यौगिक का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल है बाबू, कह रहा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कह रहा है कि बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जल के साथ क्रिया करके बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaO, इसका नाम है बिना बुझा हुआ कौन बाबू, चूना। बिना बुझा हुआ चूना किसके साथ रिएक्शन करेगा बाबू, जल के साथ, यानी H2O यानी कौन बाबू, जल। और जैसे रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, एक दूधिया टाइप का विलयन मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलेंगे बुझा हुआ कौन बाबू, चूना। अब आपको याद कैसे होगा बाबू, देखिए इस फॉर्मूला में CaO है और यहाँ पे क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ देखिए वो जल वाला फॉर्मूला आएगा, यानी OH आएंगे तो कहिएगा जल के साथ मिल चुका है। अब जल के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बुझेगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा बुझा हुआ चूना। अब ये जल के साथ नहीं मिला है क्योंकि जल के फॉर्मूला में हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब बिना बुझा हुआ चूना है। अब देखिए दोनों जुड़ रहा है और एक नए यौगिक का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो ये भी कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ क्रिया करेगा, किसका निर्माण करेगा, बुझा हुआ चूना का निर्माण करेगा। तो आपको ये भी स्टार मार लेना है कि सर बिना बुझा हुआ चूना CaO कैसे याद रखेंगे, अगर इसमें H और OH रहेगा तो कहिएगा सर कैसा है, बुझा हुआ चूना है, और इसमें H और H तो नहीं है, इसलिए कैसा है, बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि जल के फॉर्मूला में क्या आता है, HOH यानी H2O। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला रिएक्शन हम लोगों को समझ में आ गया होगा बाबू कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, और इसके 2 एग्जाम्पल आपको मैंने बताया। 2 चीज जुड़ेंगे और तीसरे किसी नए तत्व यौगिक का निर्माण करेंगे, क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया बाबू? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिफिनेशन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन का रहा है वियोजन अभिक्रिया। आराम से देखिएगा, वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाता है, कहेगा वैसी
रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या याद रखना है कि एक बड़ा यौगिक रहेगा और वो टूटेगा और टूटने के बाद छोटे छोटे यौगिकों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, वियोजन। इसको कैसे याद रखना है बाबू, देखिएगा ध्यान से। ए रहेगा और साथ में क्या रहेगा, बी, यानी ए बी कोई क्या है, यौगिक है। कैसा यौगिक है बाबू, ए बी कोई क्या है, यौगिक है। ये जैसे ही टूटेगा, जैसे मान लीजिए हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो यहाँ पे ए प्लस क्या बन गया, बी। ए प्लस क्या बन गया बाबू, बी बन गया। यानी एक बड़ा यौगिक टूट के छोटे छोटे यौगिक ए प्लस बी का क्या किया, निर्माण किया। यह अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं? पिछला क्या था, ए प्लस बी जुड़ के ए बी बना रहा था, संयोजन। इस बार टूट रहा है, क्या कहलाएगा, वियोजन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी आपको मैं समझा दूं, ध्यान से देखिएगा। क्या होगा वो, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी नीचे आप लोग लिख लीजिएगा CaCO3। और जैसे ही आप इसको क्या कीजिएगा, गर्म कीजिएगा, क्या बनाएगा बाबू, CaO कैल्शियम ऑक्साइड अब प्लस CO2 गैस वहां से क्या निकलेगी, बाहर। अब देखिए ये टूट कर दो यौगिकों का निर्माण कर रहा है, यह अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं? और जुड़कर बनाएगा, संयोजन, टूटेगा, वियोजन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या याद रखना है, इसमें भी कोई यौगिक टूटता है, लेकिन कैसे टूटता है, विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटता है। देखिएगा ध्यान से, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कोई भी आपके पास क्या है बाबू, विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य का मतलब होता है बाबू कि वह पदार्थ जिसकी द्रवित या गलित अवस्था, द्रवित का मतलब द्रव अवस्था या गलित अवस्था से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो अपने आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बाबू ध्यान से देखिए, हम लोग बात करते हैं, जैसे क्या है बाबू, मान लीजिए NaCl है। क्या है बाबू, NaCl, Na जो Cl है बाबू, यानी क्या है, सोडियम क्लोराइड। जैसे आप इससे कौन सी धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा। क्या प्रवाहित करेंगे बाबू, विद्युत धारा। ये क्या होगा बाबू, अपने आयनों में टूटेगा, यानी Na प्लस और Cl क्या टूटेगा बाबू, माइनस। Na प्लस Cl कौन बाबू, माइनस। अब देखिए ध्यान से ये नोट पढ़िए, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में धनायन हमेशा कैथोड पर मुक्त होते हैं। यानी ये धनायन है किस पे मुक्त होगा बाबू, कैथोड पर। और कैथोड क्या होता है बाबू, जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो, यानी इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर कौन चार्ज हो, माइनस। और यहाँ Cl के ऊपर माइनस है, किस पे मुक्त होगा बाबू, एनोड पर, जिसके ऊपर कौन चार्ज हो, प्लस चार्ज हो। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में धनायन यानी प्लस चार्ज किस पे मुक्त होंगे, कैथोड पर, माइनस चार्ज मुक्त होंगे एनोड पर। क्योंकि एनोड पर प्लस चार्ज होता है और कैथोड पर माइनस चार्ज। प्लस वाला किसकी ओर गति करेगा, माइनस की ओर। माइनस वाला किसकी ओर गति करेगा, प्लस की ओर। ये बात समझ में आया कि नहीं बाबू? ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी विद्युत अपघट्य से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयन में यानी प्लस माइनस में टूट जाएगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विद्युत अपघटन कौन बाबू, अभिक्रिया। जैसे बात किया जाए, एग्जाम्पल भी यही दिया है बाबू, एग्जाम्पल में वही बात किया है कि अगर हम लोग किससे, द्रवित सोडियम क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित होकर सोडियम और क्लोरीन प्रदान करता है, यानी सोडियम और क्लोरीन क्या होंगे, प्राप्त होंगे। और किसके रूप में मिलेंगे बाबू, आयन के रूप में प्राप्त होंगे। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी इसमें क्या याद रखना है, हमारे पास जो AB होगा, क्या होगा बाबू, AB से हम कौन धारा प्रवाहित करेंगे बाबू, विद्युत धारा।
कौन सी धारा बाबू? विद्युत धारा। और ये हमेशा दिष्ट धारा होगा। कौन धारा बाबू? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा मतलब जिसमें प्लस और क्या होता है? माइनस। ये टूटेगा ए प्लस में और बी किस में बाबू? माइनस में। समझ में आया कि नहीं बाबू? ये जो प्लस होगा, प्लस किस पे मुक्त होगा? तो ये भी याद रखिएगा, किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। माइनस किस पे मुक्त होगा? एनोड के ऊपर मुक्त होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये था हम लोग का तीसरा डेफिनेशन, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आ रहा हो एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया देखिए बाबू, एकल विस्थापन अभिक्रिया का मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी बात किया जाए, वो ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर हम लोग बात करें कि यहां पे है बाबू ए है और यहाँ पे दो तत्व हैं जो संयोग में यानी यौगिक के रूप में बी और कौन बाबू? एक्स। बी और कौन बाबू? एक्स। कोई दिक्कत है? ए किसके साथ? ए अकेले हैं और यहाँ पे बी और क्या है? एक्स है। अब होगा ये बाबू कि इस जो यौगिक है इसमें जो बी है वो कम क्रियाशील है और ये क्या है? ज्यादा क्रियाशील है। समझ में आया कि नहीं बाबू? आपको हमेशा याद रखना है कि जो अधिक क्रियाशील होगा, जैसे ये अधिक क्रियाशील है, कैसा है? कैसा है बाबू? अधिक क्रियाशील। कौन? ए अधिक क्या है बाबू? क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील यहां लिख देते हैं। ए जो है अधिक क्या है बाबू? क्रियाशील है। किससे बाबू? बी से। और बी कैसा है? कहिएगा कम क्रियाशील। कम क्रियाशील। कोई दिक्कत बाबू? तो यह जो तत्व आएगा कौन? ए किसको? बी को उसके स्थान से क्या कर देगा? हटा देगा। और कैसे योग बन जाएंगे बाबू? तो बी तो बाहर निकल गया और क्या बना बाबू? यहाँ पे ए के साथ कौन आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। यानी ये हमने देखा कि एक तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा के खुद वहां क्रिया कर रहा है, इसी को नाम देते हैं विस्थापन। और कितने तत्व का विस्थापन हो रहा है? एक तत्व का, इसलिए नाम पड़ा एकल विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं बाबू? ये आपको हमेशा कंसेप्ट याद रखना है कि हमेशा कौन तत्व किसको विस्थापित करेगा? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, कॉपर सल्फेट नीला के विलयन में लोहे की कील को डालने पर लोहा कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। मतलब है कि जैसे कॉपर सल्फेट, कौन है बाबू? कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है बाबू। अब इसके विलयन में, और किस रंग का विलयन है बाबू? तो याद रखिएगा नीला रंग का क्या है? विलयन है। और इसमें जैसे हम लोहा का कील डालेंगे यानी Fe, यानी ये क्या है? कील है। और किसका कील है बाबू? लोहा का। अब जैसे Fe को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, इसमें होगा क्या बाबू कि कॉपर को, किसको? कॉपर को कौन हटा देगा बाबू? लोहा। क्योंकि लोहा अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, तो Fe आएगा और कॉपर को हटाएगा, तो क्या रिएक्शन बन जाएगा बाबू? FeSO4 अब प्लस अलग हो जाएगा Cu। अब ये किस रंग का हो जाएगा बाबू? तो याद रखिएगा हरा रंग का, यानी हल्का क्या बन जाता है? किस रंग का? हरा रंग का। तो ये जो रिएक्शन है बाबू क्या कहलाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहा कॉपर को विस्थापित करता है, तो
तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? कहिएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया। और एकल विस्थापन अभिक्रिया होने के कारण ही जो विलयन है उसका रंग चेंज होकर नीला से क्या हो गया? हरा हो गया। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद है कि ये आपको अभिक्रिया समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या आ रहा है बाबू? उभय विस्थापन अभिक्रिया। एकदम आराम से सीखना है। कहेगा बाबू उभय विस्थापन अभिक्रिया के मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को हटाएगा, लेकिन इसमें कितने तत्व भाग लेंगे? 2 तत्व भाग लेंगे और अपने आयनों का क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे। तो याद रखिए बाबू, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के बीच आयनों का क्या होता है बाबू? स्थानांतरण के फलस्वरूप नए यौगिकों का निर्माण होता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी इसमें 2 यौगिकों के बीच किनका आदान प्रदान होगा बाबू? आयन, यानी प्लस और किसका? माइनस का क्या होगा? आदान प्रदान होगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाते। कहेंगे सर कैसे? थोड़ा समझाइए। देखिए वो ध्यान से, मान लीजिए A के साथ कौन है? X। A के साथ कौन है बाबू? X, याद रखिएगा। यानी और दूसरा बाबू B के साथ कौन है? B के साथ है बाबू Y। B के साथ Y। कोई दिक्कत आपको? A के साथ क्या रहेगा? X रहेगा और B के साथ क्या रहेगा? Y रहेगा। अब यहां पर रिएक्शन क्या होगा? ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है बाबू? प्लस चार्ज। कौन चार्ज है? ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। और ये माइनस है और ये क्या है? प्लस है। नहीं सॉरी, ये क्या होगा? फर्स्ट वाला हमेशा क्या होता है? प्लस, और सेकेंड वाला क्या होता है? माइनस। कोई दिक्कत बाबू? चलिए, अब क्या होगा बाबू? यानी जो क्या है? ए है, ए आएगा किसके साथ? क्रिया कर लेगा? Y के साथ। और B आएगा किसके साथ? क्रिया कर लेगा? X के साथ। देखिए आयन का एक्सचेंज कर रहे हैं। A किसके साथ आया बाबू? A आ गया Y के साथ, यानी A Y हो गया। और B किसके साथ? X के साथ, तो B क्या हो गया? X हो गया। देखिए बाबू, इन्होंने अपने आयन का एक्सचेंज कर लिया। देखिए A के आयन के साथ X था और B के आयन के साथ क्या था? Y था। अब यहां पे क्या हो गया? A Y के साथ और B किसके साथ? X के साथ। तो ये जो आयनों का एक्सचेंज हुआ, इसका नाम दिया जाता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो यहां से A भी हट रहा है और कौन हट रहा है? B भी हट रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया उभय विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के बीच आयनों का क्या हो? स्थानांतरण हो या आयनों का आदान प्रदान हो, क्या कहलाता है? उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना है बाबू, कह रहा कि सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर। अब सिल्वर नाइट्रेट देखिए क्या होता है? सिल्वर का होता है Ag, नाइट्रेट का होता है बाबू NO3। कोई दिक्कत है? किसके साथ रिएक्शन कराएंगे बाबू? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का होता है बाबू NaCl। अब जैसे रिएक्शन होगा, ध्यान से देखिए कौन किस में टूटेगा। यहां देख रहे हैं हम लोग बाबू, देखिए ये है आपके पास प्लस में, किसमें? पहला प्लस दूसरा माइनस, और यहां पर Na+Cl माइनस। किसके साथ कौन जाएगा बाबू? इसके प्लस के साथ इसका माइनस और इसके प्लस के साथ इसका माइनस, यानी प्लस माइनस का क्या कर लेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। अब क्या बन जाएगा वो देखिए, Ag के साथ कौन आ गया बाबू? Ag के साथ क्या आ गया? Cl। और यहां पे क्या बना बाबू? Na के साथ NO3। जब भी लिखना है प्लस को पहले, माइनस को बाद में। अब यहां आ जाएगा बाबू NaNO3। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो इन दोनों के बीच अपने आयनों का क्या हो गया? आदान प्रदान। तो इसका नाम दिया जाता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं बाबू? कहिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के बीच आयनों का क्या हो? स्थानांतरण या आदान प्रदान, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखियो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है बाबू, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहलाता है बाबू, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप के रूप में ठोस पदार्थ का क्या हो, निर्माण हो। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप के रूप में ठोस पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया कि नहीं बाबू। जैसे वही रिएक्शन लिख लीजिएगा, कौन था बाबू, देखिए जो क्या है बाबू, AgNO3 था और प्लस क्या था बाबू, NaCl था। अब यहां से क्या रिएक्शन होगा बाबू, ये बना था तो ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये क्या था, माइनस था, एक्सचेंज हो गया तो क्या बन गया था, NaCl। NaCl से क्या बन गया था, NaNO3, NaNO3 और क्या हो जाएगा बाबू, यहां से क्या बना था, Ag और कौन आया था बाबू, Cl। तो NaNO3 सही है और Ag क्या बना था, Cl। तो इस अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है बाबू, अवक्षेप यानी ठोस पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अवक्षेपण अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये आपको समझ में आया होगा। यानी जब हम लोग क्या करते हैं बाबू, जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम क्लोराइड के साथ, अवक्षेप का निर्माण होगा। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया का, जिसमें ठोस पदार्थ का निर्माण उत्पाद के रूप में अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएंगे। समझ में आया बाबू। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग के पास आ रहा है बाबू उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा बाबू, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, कह रहा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आम्ल तथा भस्म क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कौन किसके साथ क्रिया करेगा, आम्ल भस्म के साथ, और किसका निर्माण करेगा, लवण और जल का निर्माण करेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी आपको याद क्या रखना है बाबू, आम्ल प्लस क्या लेके चलिएगा बाबू, भस्म, और क्या बनेगा यहाँ से बाबू, लवण बनेगा, और साथ में क्या बनेगा बाबू, जल बनेगा। तो इस रिएक्शन का नाम देंगे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं बाबू। अब ध्यान से देखिएगा, अम्ल जानते ही हैं स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल में चेंज करता है, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला में। इसका पीएच मान 7 से कम, इसका पीएच मान 7 से ज्यादा। और बाबू याद रखिएगा, ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं, ये जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं। तो जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और प्लस जल बनाएंगे। यह अभिक्रिया कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके साथ बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल का निर्माण करता है। कैसे, ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है बाबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी क्या है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला बाबू HCl। एक मिनट, चल देखिए, H क्या है बाबू, Cl है, प्लस क्या है बाबू, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी Na क्या है बाबू, OH है। अभी मैंने बताया बाबू कि पहला हमेशा किस में टूटेगा, प्लस ये टूटेगा, माइनस ये टूटेगा, प्लस ये टूटेगा, माइनस। जैसे रिएक्शन होगा बाबू, मैंने बताया कि इसका प्लस अगला वाला का किसके साथ, माइनस के साथ, इसके साथ। और इसका बाबू कौन, इसका जो प्लस होगा, इसका प्लस किसका बाबू, Na किसके साथ, Cl के साथ। क्या बन गया वो, ध्यान से देखिए, NaCl क्या बन गया, Na कौन बाबू, Cl। आप प्लस क्या बना बाबू, देखिए यहाँ से H, यहाँ से OH, यानी HOH, और HOH ही क्या है बाबू, जल है। तो यानी लवण तथा जल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया के पास चलते हैं।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कई बार एग्जाम में पूछा गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, कहिएगा बाबू वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? जिस अभिक्रिया में बाबू ऊष्मा बाहर निकलती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। यानी एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है बाबू अभिकारक, और अभिकारक से क्या बनता है बाबू उत्पाद। तो जब उत्पाद के साथ क्या निकले बाबू ऊष्मा बाहर निकले, तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बाबू आपसे पूछा जाएगा कि दहन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। यानी कोई भी पदार्थ जलता है तो ऊष्मा क्या निकलता है बाहर, यानी दहन क्या है बाबू ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप श्वसन यानी सांस लेते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया में आपको ऊर्जा की क्या होती है प्राप्ति, मतलब ऊर्जा बाहर निकलती है श्वसन की प्रक्रिया के फलस्वरूप। तो ये भी ऊष्माक्षेपी, ये भी क्या है ऊष्माक्षेपी। समझ में आया कि नहीं बाबू? जिस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या निकले बाहर निकले, उत्पाद के रूप में क्या कहलाते हैं ऊष्माक्षेपी। जैसे एग्जाम्पल में दहन और श्वसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग के पास आ रहा है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का रहा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी इसमें क्या होगा बाबू अभिकारक और यहाँ क्या बनना है बाबू उत्पाद। तो याद रखिएगा बाबू अभिकारक के साथ अगर क्या रहे ऊष्मा रहे, मतलब हम लोग ऊष्मा दे रहे हैं तब अभिकारक किसमें चेंज हो रहा है उत्पाद में। और पिछली बार क्या था अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा मिलती थी, इसमें अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा देना पड़ेगा। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे बहुत वियोजन अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। यानी किसी भी वियोजन अभिक्रिया जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को, किसको बाबू कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट था ना बाबू CaCO3, इसको तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा वो CaO और CO2। यानी हम लोग ऊष्मा दे रहे हैं। ये कैसी अभिक्रिया है बाबू, कहिएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है बाबू, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग के पास आ रहा है बाबू ऑक्सीकरण। क्या होता है वो ऑक्सीकरण? सबको मालूम है कि ऑक्सीकरण क्या होता है बाबू वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का क्या होगा संयोग या हाइड्रोजन का क्या होगा वियोग, क्या कहलाता है ऑक्सीकरण। यानी याद रखना है बाबू कोई भी आपके पास तत्व है या क्या है बाबू यौगिक है, याद रहेगा तत्व या यौगिक, इसके साथ क्या होगा बाबू अगर क्या जुड़े ऑक्सीजन का संयोग हो। संयोग मतलब बाबू जुड़ना, ऑक्सीजन का संयोग मतलब क्या होना जुड़ना। और किसका वियोग होना हाइड्रोजन का क्या होना वियोग होना, यानी क्या निकलना बाहर निकलना। बाहर निकलना क्या कहलाता है बाबू ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आपको हमेशा याद रखना है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को आप लोग एक और नाम से उपचयन, क्या नाम याद रखिएगा उपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ किसका संयोग हो ऑक्सीजन का संयोग हो क्या कहलाता है ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन का वियोग हो तब भी कहलाएगा ऑक्सीकरण। जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। जैसे सोडियम है बाबू Na, किसके साथ क्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ, ये बनाएगा Na2O। अब ये मत कहिएगा सर ऑक्सीजन दो बार थे, कहाँ एक बार लिखे, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है। आप लोग पढ़े होंगे 9 में बाबू Na है, यहाँ O है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, सोडियम का 1, इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा, क्या बन जाएगा
Na2O। अब इसको बैलेंस कर दीजिए बाबू, Na कितनी बार है यहाँ 2 बार, तो इसमें किससे गुणा 2 से नहीं, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। ऑक्सीजन कितनी बार है 2 बार, यहाँ कितनी बार है 1 बार, तो क से गुणा 2 से, तो यहाँ हो गया 2 बार, सोडियम हो गया 2 दूना 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब देखिए सोडियम के साथ क्या जुड़ रहा है ऑक्सीजन, और जुड़ रहा है तो इसलिए क्या होगा इसका ऑक्सीकरण होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के पास, जिसका नाम क्या है बाबू? अवकरण। क्या नाम है? अवकरण। कह रहा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग। इस बार उल्टा हो गया, पिछली बार ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, इस बार कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन क्या निकलेगा बाहर। जैसे अगर बात करें हम लोग बाबू, कोई भी क्या है तत्व या कोई भी क्या है बाबू यौगिक है, इसमें क्या होगा बाबू? इनके साथ किसका बाबू? H का क्या हो जाए बाबू? संयोग हो जाए, H का संयोग, और किसका बाबू? O का हो जाए वियोग हो जाए। तो ऐसे अभिक्रिया को नाम दिया जाता है कौन बाबू? अवकरण। इसको एक और नाम से अपचयन, क्या नाम बाबू? अपचयन के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कौन दिया बाबू? हाइड्रोजन सल्फर के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण करता है। मतलब है जैसे हाइड्रोजन है बाबू H2, और यहाँ पे क्या है बाबू? सल्फर है कौन बाबू? S। रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? H2S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ देखिए बाबू, सल्फर के साथ कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो क्या कहलाएगा? कौन बाबू? अवकरण। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी क्या है ऑक्सीकरण और क्या है अवकरण। समझ में आया कि नहीं बाबू? अब नेक्स्ट की हम लोग बात करें, चलिए नेक्स्ट आपके पास है लास्ट रिएक्शन बाबू आज का, रेडॉक्स अभिक्रिया। कहिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, क्या कहलाता है बाबू? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। यानी याद रखिएगा, जहां पर क्या हो? अवकरण भी हो, अवकरण मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, और क्या हो बाबू? ऑक्सीकरण भी हो, तो इसका नाम दीजिएगा कौन बाबू? रेडॉक्स। क्या नाम दीजिएगा? रेडॉक्स। कैसे याद करना है बाबू? देखिए यहां अगर हम लोग बात करें किसका? अवकरण का, क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है बाबू? रिडक्शन। रिडक्शन होता है बाबू। और इसका बाबू याद रखिएगा ऑक्सीकरण का होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है बाबू। तो वर्ड क्या याद रखिएगा? यहां से बाबू याद रखिएगा रेड, और यहां से वर्ड यूज कीजिएगा बाबू रेड, और यहां से ऑक्स, क्या बन जाएगा? रेडॉक्स। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक कौन बाबू? ऑक्साइड, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके कॉपर तथा जल का निर्माण करता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी CuO, कितना बाबू? CuO किसके साथ रिएक्शन करेगा? हाइड्रोजन यानी कौन बाबू? H2 के साथ। क्या बन जाएगा बाबू यहां से? तो यहां से बनेगा बाबू Cu, और प्लस बनेगा H2O। अब समझना है ध्यान से, यहां देखिए बाबू CuO से क्या बन गया? Cu। तो CuO से अगर Cu बन रहा है, इसमें क्या देखिए Cu के साथ क्या है? O है, और यहाँ पे क्या है? Cu। इसका मतलब इधर से इधर चल रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या निकल रहा है बाहर। कैसे बाबू? ध्यान से देखिए CuO, और यहाँ पे क्या है? Cu है। मतलब इधर से इधर जाने पर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अवकरण। समझ में आया कि नहीं बाबू? और यहाँ देखिए H2 से चेंज हो गया किसमें? H2O में। H2 से चेंज हो गया H2O में, मतलब यहां से यहां जाने पर पहले केवल H2 था, और यहां पे क्या? H2O है। तो क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है?
ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का बाहर निकलना अवकरण। दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रहा है तो कैसा रिएक्शन है बाबू? रेडॉक्स है। समझ में आया कि नहीं बाबू? लास्ट आपके पास है जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया करके, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, और किसके साथ क्रिया करेगा बाबू? कार्बन के साथ। क्या बना दिया बाबू? देखिए जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक का क्या होगा? Zn, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा? CO। क्या हो जाएगा बाबू? CO। अब देखिए इसमें किसका ऑक्सीकरण किसका अवकरण हो रहा है, देखिए ध्यान से। यहां जो Zn है बाबू, Zn से क्या, ZnO से क्या बन गया? Zn। ध्यान से देखिए ZnO से Zn, मतलब यहाँ Zn के साथ यानी जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ जिंक अकेले, मतलब इधर से इधर जा रहा है तो ऑक्सीजन क्या निकल रहा है? बाहर, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अवकरण। इसमें देखिए वो ध्यान से, C के साथ क्या जुड़ गया? O, तो क्या बन गया? CO, मतलब ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं क्या हो बाबू? साथ साथ हो तो क्या नाम दिया जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तो बाबू आज का हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, जितने भी अभिक्रियाएं हैं मैंने सबको बता दिया। उम्मीद है कि सभी रिएक्शन आपको समझ में आए होंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय